साल 2009 हॉलीवुड के दो क्रिएटर्स एक ऐसे एक्टर के घर जाते हैं जिसने अपनी जिंदगी का आधे से ज्यादा हिस्सा रिजेक्शन, स्ट्रगल और फाइनेंशियल प्रॉब्लम में गुजारा था। वो एक्टर छोटे मोटे रोल्स कर चुका था, लेकिन इंडस्ट्री ने उसे अभी तक सीरियस नहीं लिया था और अब उसके सामने दुनिया के सबसे बड़े फैंटेसी टीवी शो का मेन लीड रखा जा रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जिसने सबको शॉक कर दिया। उस एक्टर ने सीधा मना कर दिया, बिना स्क्रिप्ट पढ़े, बिना पैसों की बात किए। आखिर एक इंसान जिसके पास एक वक्त पर खाना खाने तक के पैसे नहीं थे, उसने इतना बड़ा मौका रिजेक्ट क्यों किया? इस ना के पीछे छुपी है 20 साल की वो स्ट्रगल जिसने सिर्फ एक एक्टर की जिंदगी नहीं बल्कि हॉलीवुड की पूरी सोच बदल दी। आज हम देखेंगे द डायरीज ऑफ पीटर डिंकलेज। 11 जून 1969, मोरिसटाउन, न्यू जर्सी। जॉन कार्ल डिंकलेज और डाइन डिंकलेज के घर एक बच्चा पैदा होता है, लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चे को एनहोंड्रोप्लासिया है, एक ऐसी कंडीशन जिसमें इंसान की हाइट नॉर्मल डेवलप नहीं होती। आज की दुनिया में से हम ड्वार्फिज्म कहते हैं। बहुत से पेरेंट्स शायद उस वक्त पर टूट जाते, लेकिन पीटर के फादर ने एक अलग डिसीजन लिया। उन्होंने डिसाइड किया कि वो पीटर को कभी बेचारा ट्रीट नहीं करेंगे, ना ओवर प्रोटेक्शन, ना सिंपैथी, बस एक नॉर्मल बच्चा। और शायद यही डिसीजन पीटर की पर्सनैलिटी की मेन फाउंडेशन बना। अगर बात करें पीटर के घर की, तो पीटर का घर बहुत आर्टिस्टिक था, क्योंकि उनकी मदर एलिमेंट्री स्कूल में म्यूजिक टीचर थी और आगे जाके उनके भाई जोनाथन डिंकलेज एक प्रोफेशनल वायलिनिस्ट बने, जिनका काम हम द नाइट ऑफ सेवन किंगडम सीरीज में भी देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल करता हूँ, जब भी हम बचपन को याद करते हैं तो अक्सर क्या याद आता है? टीवी शोज, कार्टून्स जो हमने बचपन में एंजॉय किए हैं, राइट? लेकिन सोचो कि किसी के बचपन में टीवी ही ना हो। यस, पीटर के घर में टेलीविजन नहीं था, क्योंकि उनके पेरेंट्स चाहते थे कि वो कंज्यूम कम और इमेजिन ज्यादा करें, बिकॉज ह्यूमन आर मेंट टू बी क्रिएटर नॉट कंज्यूमर। पीटर को एक्टिंग का एक्सपोजर बचपन में ही मिल चुका था, क्योंकि उन्होंने 5th ग्रेड में द वेलवेटिन रैबिट प्ले में भी काम किया था। लेकिन एक्टिंग अभी तक सिर्फ एक एक्टिविटी थी, ड्रीम नहीं। पर फिर 1984 में जब पीटर की उम्र 15 साल हुई, उन्होंने एक प्ले देखा, ट्रू वेस्ट, और यहीं से सब कुछ बदल गया। क्योंकि कुछ स्टोरीज होती हैं जो इंसान को एंटरटेन करती हैं, पर कुछ ऐसी भी होती हैं जो इंसान को इंस्पायर करती हैं। पीटर थिएटर से निकले, लेकिन इस बार वो सिर्फ एक ऑडियंस मेंबर नहीं थे। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। I want to be one of the greats. कितनी छोटी लाइन है ना, कि आई वॉन्ट टू बी एन एक्टर। लेकिन इस लाइन ने पीटर को इतना टेस्ट किया कि 90% ऑफ पीपल क्विट कर दें। बेंगटन कॉलेज से ड्रामा की डिग्री लेकर पीटर शिफ्ट हो गए न्यूयॉर्क, या फिर मैं कहूँ टेस्टिंग ग्राउंड में, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स उन्हें देखते थे और ऑलमोस्ट हमेशा सेम टाइप ऑफ रोल्स ऑफर करते थे। कॉमिक ड्वार्फ, एल्फ, लेप्रेकॉन्स, ऐसे कैरेक्टर्स जिनका पर्पस सिर्फ ऑडियंस को हंसाना होता था। और यहाँ पीटर ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया, मैं सिर्फ मजाक बनने के लिए एक्टिंग नहीं करूंगा। सोचो, एक स्ट्रगलर एक्टर, पैसे कम है, फ्यूचर अनसर्टेन है, इंडस्ट्री ऑलरेडी सीरियस नहीं ले रही, पर फिर भी काम को रिजेक्ट कर रहा है। यहाँ पीटर दूसरे एक्टर से अलग हो जाते हैं, और शायद ये वन ऑफ द रीजन है कि मुझे पीटर इतने पसंद है, क्योंकि फेमस तो हर रोज कोई ना कोई हो जाता है, लेकिन रिस्पेक्टेड कुछ ही बन पाते हैं। लेकिन प्रिंसिपल्स बिल पे नहीं करते, और इसीलिए पीटर ने एक्टिंग के साथ साथ डेटा एंट्री की जॉब भी शुरू कर ली और एक अपार्टमेंट भी ले लिया। लेकिन अपार्टमेंट का हाल इतना बुरा था कि वहां पर रात को सोना मुश्किल हो जाता, और किचन तो इतना खराब था कि कभी कभी ओवन खोलो तो अंदर चूहे घूम रहे होते थे। लेकिन पीटर को यकीन था कि वो इस सब से जल्दी बाहर निकल जाएंगे। फिर दिन गुजरा, 1 साल, 2 साल, 5 साल, लेकिन सिचुएशन ज्यादा तब्दील नहीं हुई। कभी कभी उन्हें लगता था कि शायद इंडस्ट्री में उनके लिए जगह ही नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वेट किया। और इस स्ट्रगल के दौरान पीटर की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उस वक्त सिर्फ दोस्त लग रहा था, लेकिन आने वाले सालों में उसने पीटर की पूरी जिंदगी बदल दी। पीटर अब लगभग 29 साल की उम्र को हो गए थे, और इस वक्त तक 90% ऑफ द पीपल अपनी रियलिटी और फेलियर्स को एक्सेप्ट कर बैठ जाते हैं। लेकिन पीटर उन 10% में से आते थे जिनको कभी गिव अप करना सिखाया ही नहीं गया, और उस वक्त जाकर वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जो या तो उनकी फेलियर की वजह बनता है या सक्सेस का एक रास्ता। क्योंकि पीटर ये फैसला लेते हैं कि वो अपनी जॉब क्विट कर देंगे और फुल टाइम एक्टिंग को परस्यू करेंगे।
जो कि अपने स्ट्रगलिंग डेज के अंदर, जब आपके पास खाने तक की पैसे नहीं है, उस वक्त इतना बड़ा डिसीजन लेना मुश्किल था, लेकिन पीटर ने फैसला कर लिया था। और अब इस अनसर्टेनिटी के साथ, लेकिन अपनी डेडिकेशन पर पूरा यकीन रखते हुए, पीटर फुल टाइम एक्टिंग परस्यू करने लग जाते हैं। पीटर इंडस्ट्री में घुस गए और उनको काम भी मिलने लगा। इम्परफेक्ट लव, प्ले और 13 मून जैसी मूवी से पीटर शुरू कर चुके थे अपना काम, और अगले कुछ सालों तक उन्हें छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स, लो बजट फिल्म्स और इंडिपेंडेंट फिल्म्स भी मिलती रहीं। पैसे ज्यादा नहीं थे, लेकिन एक चीज बदल रही थी। अब लोग उनकी हाइट नहीं, उनकी परफॉर्मेंस को नोटिस करने लगे। और फिर आई वो फिल्म जिसने सब कुछ बदल दिया, द स्टेशन एजेंट। द स्टेशन एजेंट की स्टोरी फिम्बर्ग मैकब्रिज नाम के एक आदमी के अराउंड घूमती है। एक ऐसा इंसान जो लोगों की नजरों और सोसाइटी के बिहेवियर से थक कर खुद को दुनिया से आइसोलेट कर लेता है, और शायद इसी वजह से पीटर इस रोल के लिए परफेक्ट थे। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी हिट रही और पीटर डिंकलेज को वर्ल्ड वाइड इंट्रोड्यूस करवा दिया। ये फिल्म डायरेक्ट की थी टॉम मैककार्टी ने। ये वही टॉम मैककार्टी था जिससे पीटर की दोस्ती उनके न्यूयॉर्क स्ट्रगल के दौरान हुई थी। टॉम ने एक चीज नोटिस की, जब भी वो पीटर के साथ घूमने जाते पब्लिक एरियाज में, लोग उन्हें घूरते, कुछ हंसते, कुछ ऑकवर्ड हो जाते, लेकिन पीटर ज्यादा रिएक्ट नहीं करते। टॉम साइलेंटली ये सब ऑब्जर्व कर रहे थे, और वही ऑब्जर्वेशन बाद में द स्टेशन एजेंट की इमोशनल फाउंडेशन बनी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म कभी ओरिजिनली ड्वार्फ के ऊपर लिखी ही नहीं गई, लेकिन टॉम को एक इंस्पिरेशन मिली और उन्होंने सोचा क्यों ना दुनिया को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ दिखाया जाए, और वो सही थे। इस फिल्म ने फाइनली हॉलीवुड को फोर्स किया कि वो पीटर डिंकलेज को सीरियसली ले। द स्टेशन एजेंट की मैसिव सक्सेस के बाद पीटर के पास प्रोजेक्ट की लाइन लग गई। एल्फ, डेथ एट द फ्यूनरल, इस किस्म के काफी अच्छे प्रोजेक्ट्स पीटर को मिलने लगे, लेकिन अब एक डिफरेंस बन चुका था। पीटर अब एक ड्वार्फ एक्टर नहीं रहा, वो बन चुका था एक एक्टर। और ये बात इंडस्ट्री के कुछ बिग प्लेयर्स भी नोटिस कर रहे थे कि इस बंदे के अंदर पोटेंशियल तो है। और फिर आया साल 2009। गेम ऑफ थ्रोन के क्रिएटर डेविड बेनफोर्ड और डीबी वेस्ट जॉर्ज आर मार्टिन के साथ मिलकर टाइलर लेनेस्टर के लिए रोल ढूंढ रहे थे, लेकिन उनके माइंड में एक नाम ऑलरेडी फिक्स हो चुका था, पीटर डिंकलेज। उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि अगर पीटर डिंकलेज नहीं तो टायरन भी नहीं। लेकिन पीटर फैंटेसी रोल से ऑलरेडी कॉन्शियस थे। उन्हें लगा कि शायद ये भी एक स्टीरियोटाइप ड्वार्फ कैरेक्टर होगा, इसीलिए जब रोल ऑफर हुआ उन्होंने पहले मना कर दिया। लेकिन फिर क्रिएटर्स ने पीटर को डिटेल में समझाया, टायरन कोई जोक कैरेक्टर नहीं है, वो इंटेलिजेंट है, डेंजरस है, इमोशनली लेयर्ड कैरेक्टर है। पीटर ने स्क्रिप्ट सुनी, थोड़ा सोचा और फिर कहा चलो करते हैं। और पीटर के इस फैसले से टीवी हिस्ट्री भी चेंज होने लगी। I saved you. I saved this city and all your worthless lives. I should have let Stannis kill you all. गेम ऑफ थ्रोन सक्सेसफुल नहीं हुई, वो एक ग्लोबल फेनोमेना बन गई। पीटर ने 4 एमी अवार्ड्स जीते, एक गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता, लेकिन उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट अवार्ड्स नहीं थी। उन्होंने हॉलीवुड को फोर्स किया कि वो ड्वार्फ एक्टर्स को जोक कैरेक्टर से भी ज्यादा समझे। पीटर ने सिर्फ अपनी लाइफ नहीं बदली, उन्होंने रिप्रेजेंटेशन का स्टैंडर्ड बदल दिया। पीटर डिंकलेज की स्टोरी पेशेंट्स की स्टोरी से ज्यादा स्टैंडर्ड्स की स्टोरी है। एक वक्त था कि जब पीटर के पास पैसे नहीं थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वो रोल्स रिफ्यूज किए जो उनकी और उनके जैसों की इंसल्ट कर रहे थे। और शायद इसीलिए जब सक्सेस फाइनली आई तो वो टेम्पररी तो नहीं थी, क्योंकि कुछ लोगों की जर्नी छोटी होती है और कुछ की बहुत लंबी। पीटर को भी न्यूयॉर्क आने के बाद लगभग 14 साल लग गए थे, तब जाकर दुनिया ने उन्हें नोटिस किया। इसलिए अगर आपका ब्रेक थ्रू लेट हो तो शायद इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपका रोल आपको जल्दी मिलेगा। जस्ट कीप ट्राइंग एंड नेवर गिव अप। When we were kids, my mom hung a poster over our bed. It had a picture of a bumblebee, and under the picture, the caption read, "According to all aerodynamic laws, the bumblebee cannot fly because its body weight is not in the right proportion to its wingspan. But ignoring these laws, the bee flies anyway."